सी, कई बार बच्चों को ये समस्या आती है एग्जाम में कि स्कोर बढ़िया नहीं हो पा रहा है। आपके साथ में भी होती होगी, जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कम अटेम्प्ट हो रहे हैं। बहुत ही ज्यादा कम का मतलब क्या हुआ, बहुत कम अटेम्प्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको अपनी अटेम्प्ट बढ़ानी है, उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि मैथ्स में आपकी स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। और मैथ्स वाले सेक्शन में आप अपनी स्पीड को बढ़िया कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है कि एग्जाम से पहले, किसी मॉक टेस्ट या एक्चुअल एग्जाम से पहले हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारी स्पीड बढ़िया बने। तो मॉक टेस्ट या एग्जाम से पहले जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लास के सवाल लगा रहे हो या बाहर से कहीं पे कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, किसी किताब से लगा रहे हो, कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या कि ज्यादातर क्वेश्चंस को आपको मेंटली ही सॉल्व करना है। जैसे आज हमने देखा, मैं क्या बोल रहा था, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, मेंटली जरा सोचो कि क्या क्या पैटर्न बन रहा है। तो बिना लिखे आप जितनी कोशिश करोगे, हो सकता है स्टार्टिंग में दिक्कत हो, और स्टार्टिंग में दिक्कत होती ही है। हम लोगों में से वो बच्चे, मतलब आप लोगों में से वो बच्चे जिन्होंने अभी तक मेंटली सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं की है, एक कॉन्शियस डेडिकेटेड एफर्ट नहीं डाला है, वो जब डालेंगे उन्हें दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि दिमाग को एक आदत हो जाती है कि पेन उठाओ, लिख के करते रहो, बाद में कोई चीज दिख जाएगी, प्लस माइनस करो, जो भी है गुणा भाग करो, जो दिख जाएगा उसे ही हम आंसर मार्क कर देंगे। लेकिन आप ये समझिएगा, जब आप पेन उठा के या पेंसिल उठा के सॉल्व करते हो, उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, समय बहुत ज्यादा लगता है। हर छोटी छोटी चीज में आप लिख लिख के कर रहे होते हो। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो, आपको आदत अपने दिमाग से ऐसी डलवानी है, आपको अपने दिमाग से ऐसी आदत डलवानी है कि ये सोच के चलना है कि कोई भी सवाल आया सामने, इसे मेंटली ही ट्राई करना है। तो अगर कोई बहुत बड़ा सवाल है उसकी बात अलग है, अदरवाइज प्री लेवल के जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर क्वेश्चन हमारे मेंटली सॉल्व हो जाते हैं। तो कोई भी सवाल आपके सामने आए, आप सबसे पहले कोशिश करें इसे मेंटली ही सॉल्व करना है। हो सकता है कि आप मेंटली जब सॉल्व करने चलो तो दिमाग आपका ये बोले कि कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रही है, तो माइंड से कैलकुलेशन करवाओ। या दिमाग ये बोले कि पहले एक चीज हमने कैलकुलेट की, अब जब आगे वाली चीज पे पहुंचे तो पिछली चीज भूल गए। जब आप अपने माइंड पे ये जोर डालोगे कि ये कैलकुलेशन करनी है, तो माइंड ये कैलकुलेशन करेगा। और आपको इसका एडवांटेज तब मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि जहां पे आपको ये लग रहा था कि 20 मिनट के आपके 10-15 सवाल हो पा रहे हैं, वहीं पे वो डबल होके 30 प्लस होने लगेंगे। समझ रहे हो? तो एक बहुत जरूरी चीज है कि आप ना अपने दिमाग से मेंटली सवाल को सॉल्व करवाइए, वो बहुत जरूरी चीज है। और स्टार्टिंग में दिमाग जरूर इस चीज को अपोज करेगा, वो ये बोलेगा कि अरे पेन से लिख के कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा, क्योंकि देखो दिमाग से कैलकुलेशन करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, सवाल हल करने में टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आपने 2-4 दिन इसी चीज पे अड़े रहे कि चाहे जो हो जाए मेंटली ही सॉल्व करेंगे, पेन नहीं उठा रहे, तो दिमाग अपने आप सोचेगा अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। तो दिमाग सोचेगा मैं अपने आप खुद ही छोटे छोटे मेथड निकाल के बताता हूं ताकि सवाल फटाफट उड़े। समझ रहे? तो जब दिमाग के ऊपर ये आ जाएगा कि अब करना ही है, तभी आपकी स्पीड बनेगी। और बिना मेंटली सॉल्व किए हुए स्पीड नहीं बनती है। बैंकिंग के एग्जाम में अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब अगर आप 80-90% क्वेश्चन मेंटली सॉल्व कर लेते हो, बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा 50%, आधे क्वेश्चन तो कम से कम मेंटली सॉल्व करने ही चाहिए। समझ रहे हो? एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? एक तो ये चीज हो गई मेंटली सॉल्व करने वाली। दूसरी चीज हो गई कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करने में क्या है कि जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको करनी है टाइम बाउंड मैनर में। जैसे उदाहरण के लिए आपने क्या किया, आपके पास में कोई किताब है, उससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या कोई पीडीएफ है, या जो क्लास नोट्स मिलते हैं उसमें से अगर मैंने एक्स्ट्रा सवाल दिए हैं आपको उनसे प्रैक्टिस करनी है, जो भी है, तो उसमें आपको हमेशा टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करनी है। जैसे प्री लेवल के सवाल है, प्री लेवल के सवाल हैं, अगर हमारा सिंप्लीफिकेशन जैसा चैप्टर है, तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
आप ये समझिएगा कि सिंप्लीफिकेशन में लेट से आपके सामने 20 सवाल रखे हैं या 30 सवाल रखे हैं, जो भी है, अगर 20 सवाल रखे हैं 20 क्वेश्चन, तो आपको एक टाइम लिमिट लगानी है कि इतने मिनट के अंदर, अब जो बच्चे अभी उतने ज्यादा फेमिलियर नहीं हुए हैं वो अभी स्टार्टिंग में 10 मिनट का टाइम लगा सकते हैं, और जो बाद में आपको इसे रिड्यूस करना है और बाद में आपका ऐसा होना चाहिए कि 20 सवाल हैं, तो एक काम करेंगे 6 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की। ये मैं बात कर रहा हूं सिंप्लीफिकेशन की, या नंबर सीरीज फॉर दैट मैटर, जो स्पीड मैथ्स वाले जो चैप्टर होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इन सब के लिए, समझ रहे हो। अब एरिथमेटिक और डीआई में यहीं पे अगर आते हैं और आपने अगर कोई एक्सरसाइज उठाई है, लेट से उसमें 20 क्वेश्चन की एक्सरसाइज उठाई है या लेट से 50 क्वेश्चन की एक्सरसाइज उठाई है, जो भी है, तो अब अगर 20 क्वेश्चन की एक्सरसाइज उठाई है तो इसमें भी आप ये समझ के चलना कि इसमें आपको कोशिश करनी है, स्टार्टिंग में आप समय हो सकता है 10 मिनट ले लो, लेकिन अल्टीमेटली आपको कोशिश करनी है कि 8 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने का जो फायदा है वो क्या है? टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने का फायदा जो है वो दो है। एक तो ये है कि आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर रहेगा, आप फटाफट सॉल्व करोगे, तो मेंटली करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही आपके, लेट से आपने क्या किया, आपने एरिथमेटिक के 20 सवाल उठा लिए, आप 8 मिनट लेके चले हो, अब बहुत ज्यादा समय तो है नहीं, है ना, 8 मिनट लेके आप चले हो, तो आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए? आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर लो, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप हल करने की कोशिश कीजिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट जब आप करने चलोगे, तो जैसे पहला सवाल आपने देखा इजी पीजी था, मेंटली सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल जो था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, एक आध स्टेप लिखनी पड़ी, तब सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल आए तो उसमें मैं देखा कि अरे ये तो बड़ा लंबा है, कि अभी कभी ये चीज कैलकुलेट करनी, वो कैलकुलेट करनी है, मतलब लेंदी सवाल हो रहा है, तो आप छोड़ दो ना, उसे छोड़ दो। मतलब एक जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस का एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जब आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हो तो आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बढ़िया होता है, कि आप कौन से सवाल हल करो, कौन से सवाल छोड़ो, उसकी आपकी प्रैक्टिस पहले से ही होती है। जब आप किसी किताब वगैरह से ही अपने फ्री टाइम में ही जब बैठ के सॉल्व कर रहे होते हो, वहीं से आपकी प्रैक्टिस बन जाती है कि अगर कोई सवाल बड़ा आ जाए उसे तुरंत छोड़ दो, या कोई सवाल को एक बार पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, तुरंत छोड़ दो। एक बार पढ़ा, नहीं समझ में आया, आप एक बार और पढ़ लो, फिर भी नहीं समझ में आया, छोड़ दो, आगे बढ़ो। अल्टीमेटली आपको अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है। तो वंस अगेन आपको ये नहीं है कि 20 में से 20 कर लो ना, आपके 15 प्लस हो रहे हैं, दैट इज गुड, 15 के ऊपर हो रहे, दैट इज गुड, 17 18 हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। 20 में से 20 करने के चक्कर में रहोगे ना, तो पता चलेगा 10 सवाल भी नहीं होंगे, क्योंकि बीच में एक आध सवाल ऐसा होता है जो आपका टाइम खा जाता है, राइट, समझ रहे हो। तो जब भी आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे, इट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे तो जैसा एक्चुअल एग्जाम में होता है कि लिमिटेड समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसकी आदत पड़ती है। तो उसमें एक तो है कि आपको मेंटली सॉल्व करना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन उठा रहे हो उसको, ताकि फटाफट कर सको, और दूसरा है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बढ़िया होगा, राइट, बीच में जो भी लेंदी सवाल दिखे तुरंत छोड़ दो। अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 20 में से 15 प्लस हो रहे हैं, 17 18 हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, डन। चलिए, तो आई होप ये आइडिया लग गया है सभी का। इस तरह से आपको तैयारी करती रहनी है, और उसके अलावा मॉक टेस्ट रेगुलर इंटरवल पे देते रहिए। रेगुलर इंटरवल पे मॉक टेस्ट देने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं मॉक टेस्ट के बारे में बात करूं, तो मॉक टेस्ट में एक चीज होती है कि मॉक टेस्ट देना, तो मॉक टेस्ट देना एक चीज, और दूसरी चीज होती है उसकी एनालिसिस। तो जो बच्चे कम से कम एक बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, राइट, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो अभी आपको करना क्या है, ऑल्टरनेट डेज पे आपको मॉक टेस्ट देना है। अभी हमारे सर पे 2 एग्जाम रखे हुए हैं, एक तो आरआरबी वाला, पीओ क्लर्क, 2 तो वही हो गए, और दूसरा आईबीपीएस क्लर्क का। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना ऐसे मतलब मॉक टेस्ट भी बांट सकते हो, कभी इसका दिया कभी उसका दिया।
या जैसे लेट से आरआरबी का पहले एग्जाम होने वाला है तो आरआरबी पे ज्यादा फोकस किया। तो अब जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो आप ऑल्टरनेट डे पे आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब कहने का मतलब हफ्ते में होते हैं 7 दिन। तो लेट से आपने टारगेट बना लिया कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आप मॉक टेस्ट दोगे। तो वो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, राइट ना। और मॉक टेस्ट देते हुए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए यही सेम जो आपने टाइम बाउंड वाले में जो आपने फॉलो की थी। इसी वजह से टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये डेली आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके 60 से 70 सवाल डेली आपके, मतलब ये 20-20 मिनट के 3 सेट या 3 सेशन आपके हो जाने चाहिए। 3 नहीं हो रहे, कम से कम 2 जरूर कर लेना। ऐसा करते रहोगे एग्जाम तक बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंच जाओगे। मॉक टेस्ट में भी स्कोर बढ़िया आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड भी बढ़िया होगी, उसके अलावा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी बढ़िया होगा। तो जो सवाल हमारा समय खाते हैं वो आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, वो बाद में देखना, ठीक है। अब मॉक टेस्ट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेट डे पे आपको मॉक टेस्ट देना है। अब अगर आपको ये लगे कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है तो कोई नहीं, 1 दिन दिया, 2 दिन कुछ और किया, फिर तीसरे दिन फिर से दिया, समझ रहे हो? ऐसा भी कर सकते हो। बट अल्टीमेटली ये है कि प्रत्येक हफ्ते 2 या 3 मॉक टेस्ट होने चाहिए। और मॉक टेस्ट के साथ में उसकी एनालिसिस भी करनी है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब एक बार मॉक टेस्ट आपने दे दिया, ठीक है, फिर क्या किया, जो भी है आपको बाकी जो घर के काम करने हैं वो निपटाए वगैरह, उसके बाद वापस आए और वापस आके अब आपने जैसे स्कोर तो आ गया तुरंत का तुरंत। अब आप ये देखोगे, जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने सेक्शन की बात करता हूं मैथ्स में, अब आप ये देखोगे कि कुछ सवाल सही हुए हैं, कुछ उसमें से कुछ गलत भी हुए। तो सबसे पहली हमारी इंस्टिंक्ट जाती है एनालिसिस में, जो गलत हुए हैं उनमें गलती क्या हुई है। और जब हम ये देख रहे होते हैं ना कि जो गलत हुए हैं उनमें गलती क्या होती है, मैनी ऑफ द टाइम्स हमें क्या पता चलता है कि हमने 4 + 2 = 8 लिख दिया। होता है आपके साथ? मेरे साथ तो कई बार होता है, क्लास में भी आपने देखा ही होगा। तो इस तरह की सिली मिस्टेक, या आपने आंसर निकाला 70 लेकिन गलती से आपने ऑप्शन मार्क कर दिया 170 वाला, समझ रहे हो ना? मतलब एकदम छोटी छोटी गलतियां। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको यह देखना है जो सवाल गलत हुए हैं वो गलत क्यों हुए, राइट, उसमें गलती क्या है। दूसरा आपको यह देखना है कि जो सवाल आपने छोड़े हुए थे उनको अब हम बिना किसी टाइम लिमिट के कैसे सॉल्व करेंगे। और ज्यादातर बच्चों के साथ में यह होता है कि मैथ्स के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं अगर टाइम का प्रेशर ना रहे। बच्चे ये बोलते भी है कि सर उस टाइम पे तो सवाल नहीं हो पाया लेकिन बाद में देखा है तो सारे के सारे हो रहे थे और सब आसान थे। वही होता है टाइम का प्रेशर। और टाइम का प्रेशर अगर आपको हटाना है तो क्या करना है? टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट आपको कई सारे देने हैं, ठीक है। तो टाइम का प्रेशर अगर आपको हटाना है तो प्रैक्टिस करनी है टाइम बाउंड मैनर में और मॉक टेस्ट कई सारे देने हैं। तो जो रॉन्ग हुए सबसे पहले ये देखो उनमें क्या गलती हुई। दूसरा, जो आप छोड़ के आ रहे हो उन्हें सॉल्व करने के सही तरीके हैं क्या, फटाफट से हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इसको एनालाइज कर लिया, ये देख लिया। अब ना अगली स्टेज जो है वो है कि अब आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा था। अब आप ये देखोगे कि आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा था। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आप ये देखोगे कहीं कोई ऐसे डिफिकल्ट या लेंदी क्वेश्चंस तो नहीं थे जिनको आपने अटेम्प्ट किया लेकिन एग्जाम में नहीं करना था। क्योंकि लेंदी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में पता चला कि इजी वाले क्वेश्चन छूट गए। हो सकता है आप मैथ्स वाले सेक्शन में आखिरी तक पहुंच ही ना पाए। क्यों? क्योंकि बीच में लेंदी सवाल उठा लिए। तो इस चीज को भी देखना है कि कहीं कोई लेंदी सवाल नहीं थे, कोई ऐसे सवाल तो नहीं कर दिए कि आपने सॉल्व तो कर लिया, आंसर भी सही निकाल लिया, लेट्स से फॉर दैट मैटर, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसमें टाइम ज्यादा लग गया। जितनी देर में आप एक लेंदी सवाल सॉल्व करते हो उतनी देर में आप 4-5 इजी सवाल हल कर लेते हो, समझ रहे हो? अच्छा, कई बार ऐसा होता है जैसे कि डीआई के सेट में भी होता है। आपको ये पता है डीआई सेट में प्रत्येक सेट में 5 सवाल है। तो समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि 5 में से 4 तो बड़े आसान है,
कोई एक सवाल ऐसा होता है जो मेहनत करवा देता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, आप ये मत समझना कि डीआई उठा लिए तो आप 5 के 5 ही करके आओगे। 4 कर लो, अगर एक ज्यादा लेंथी पड़ रहा है छोड़ दो, आगे बढ़ो। जितनी देर में ये एक सवाल करोगे उतनी देर में अगले डीआई सेट के 4 और हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़िया होना चाहिए, और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपको अपना जज भी करना है। जज कहां से करोगे? मॉक टेस्ट में, कि कहीं कोई लेंदी सवाल नहीं थे जिनको हमने अटेम्प्ट कर लिया, उसके चक्कर में इजी क्वेश्चन को देखने का टाइम ही नहीं रहा। ठीक है, इन स्ट्रेटजीज को अगर आप फॉलो करोगे तो आप ये देखोगे कि अगले 10 से 15 दिनों में या 15 दिनों के अंदर आपका स्कोर बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। और ऐसे ही लगे रहिए, आराम से आप बैंकिंग के सारे एग्जाम निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू।